सभी को नमस्ते। मैं पुनः अपने मंच द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर पे आ गई हूँ। क्या करने? कैचअप कोर्स में हिस्ट्री को पढ़ाने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं कैचअप कोर्स क्लास 8 में अभी क्लास 7 का सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और इस क्रम में मैंने पिछली कक्षाओं में आपको मुगल काल तक पढ़ाया कि मुगल काल में क्या क्या हुए, किन्होंने राज्य का विस्तार किया, किन्होंने राज्य में अच्छा प्रशासन किया, किनका राज्य ज़्यादा दिन तक काम हुआ, है ना। अब उसी क्रम में हम लोग जानेंगे कि हम जब भारत का मध्यकालीन इतिहास चल रहा था उस समय भारत में जो लोग राजा लोग आए तो एक दिन दो दिन में तो वो लोग गए नहीं, एक दिन दो दिन का तो शासन था नहीं। जैसा कि हमने आपको बताया कि मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है ये शुरू हो जाता है कब से? 750 ईस्वी से, और ख़त्म कब होता है? तो जब अंग्रेज भारत में सत्ता स्थापित करते हैं उसके बाद, यानी कि 1857 तक। तो इस बीच में इतना लंबा 100 साल का जो गैप है, ये गैप में तो बहुत तरह का अन्य गतिविधियां भी हुआ होगा, अन्य कार्य भी हुआ होगा, सिर्फ लड़ाई चढ़ाई तो नहीं हुई होगी। इसके साथ साथ उस समय भी तो हमारे जैसे अभी की तरह लोग हैं, उस जमाने में भी तो प्रजा हुआ करती थी। तो वो कैसे रहती थी, क्या कार्यक्रम था, किस प्रकार की व्यवस्था थी। जैसे कि हम लोग जाते हैं अभी भी दिल्ली को देखते हैं। दिल्ली शुरू से ही शासन का केंद्र बिंदु रहा है। क्यों? क्योंकि शासन का केंद्र बिंदु होने का बहुत सारा कारण है। सबसे बड़ा कारण तो कहते हैं कि ये नदी के दोआब के पास है, जिसके कारण भी ये शासन का केंद्र रहा है। दूसरी बात, ये रास्ते पे था। यहाँ के राजा रजवाड़े जो नॉर्थ है और नॉर्थ ईस्ट साइड है हमारा, ये काफ़ी उर्वरक रहा है और यहाँ पर सालों भर खेती होती है, रबी फसल की खेती, खरीफ फसल की खेती, और सभ्यता का भी विकास बहुत ज़्यादा इन स्थानों पे हुआ था। कहा जाता है भारत की सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का भी विकास हुआ था पंजाब लोथल में। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर का साइड शुरू से ही लोगों के विकास और विस्तार का क्षेत्र रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भोजन था, इसीलिए इस जगह लोगों का अट्रैक्शन ज़्यादा होता था। तो अब मैं चूँकि बहुत आगे चली गई, अब मैं अपने सब्जेक्ट पे आती हूँ कि मैंने इतनी लंबी चौड़ी आप लोगों को जानकारी क्यों दी। तो इसको देने का मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है कि इतिहास को एक लय से जानना जरूरी है। लय क्या है कि हमारी सभ्यता, हम कभी क्यों नहीं सोचते हैं, कोई प्रश्न क्यों नहीं करता है कि दिल्ली को ही राजधानी क्यों सभी बनाया? तो उस प्रश्न का ये जवाब है कि शुरुआत से ही भारत का जो उत्तर का प्रदेश है, उत्तर का इलाका है, जिसमें उत्तर प्रदेश दिल्ली होते हुए पंजाब तक का इलाका, शुरू से ही ये नदियों का स्थल रहा है। यहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ रही है, तो यहाँ पर शुरू से ही सभ्यता का विकास होता रहा है। तो इसमें आपको मैंने ये जानकारी दिया कि हमारी जो मध्यकाल का इतिहास है। अब आ जाइए मध्यकाल के इतिहास में। तो यहाँ पर भी जो अभी हम लोग दिल्ली जाते हैं, हम लोग राजस्थान जाते हैं, हम लोग मध्य प्रदेश जाते हैं, तो हम लोग जो पुराने पुराने शहर जाते हैं, इन सब शहरों में बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने, साउथ दक्षिण में चले जाइए, इन सब शहरों में बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने जब मंदिरों का निर्माण कराया था, तो वो समय मुख्यतः होता था मध्यकालीन इतिहास। मध्यकाल में बहुत ज़्यादा ही लोगों ने मंदिरों, मस्जिदों का, मीनारों का निर्माण करवाया था। इसके पीछे कारण ये भी है, कहा जाता है मंदिर मस्जिद, जैसा कि आपका टर्म ही है, देखिएगा चैप्टर 5, और इसमें क्या है क्लास 7 का, शक्ति के प्रतीक के रूप में वास्तुकला, किले एवं धार्मिक स्थलों का संक्षिप्त विवरण, ये पाठ ही है। यानी कि हम अपने वैभवता का, हम अपने धन का, हम अपने समृद्धि का, हम अपनी संपन्नता का परिचय किससे देते हैं? तो अपने बड़े बड़े भवन को बनाकर। ये पहले भी था ये धारणा और आज भी है। जो लोग जितने अमीर होते हैं, उतने बड़े घर में रहते हैं, उतने शान और शौकत से रहते हैं। तो ये परिकल्पना उस जमाने में भी थी, उसी को हम आज भी फॉलो करते हैं, आज भी उसके अनुसरण करते हुए हम काम करते हैं। यानी कि ये जो बड़ा बड़ा मंदिर का निर्माण राजा रजवाड़ाओं ने उस समय करवाया था और आज भी हो रहा है, बादशाहों ने करवाया था, ये कहीं ना कहीं अपनी शक्ति का अपने अनुयायियों के बीच में प्रदर्शन करते थे। तो आज का जो ये चैप्टर होगा, इस चैप्टर में आप लोगों को जानकारी मिलेगी मध्यकालीन इतिहास में भवन, ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी, स्थापत्य कला की किस कला का विकास हुआ था। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मध्यकाल का इतिहास भारत का वो समय है जब भारत में शासन शुरू हो गया था, किसके द्वारा? विदेशियों के द्वारा। हम ये कह सकते हैं ना, जो भारत के लोग नहीं थे, बाहर के लोग आकर हमारे ऊपर शासन किए थे।
लेकिन धीरे धीरे वो यहाँ के हो गए। तो आज संप्रभु हम लोग हो गए, तो प्रभु सत्ता आ गई। तो मैं बात कर रही हूँ मध्यकालीन इतिहास की। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, मध्यकाल की शुरुआत 750 ईस्वी से हो गई थी। इस समय से ही हिंदू राजा लोग भी जहाँ जहाँ थे वो बड़े बड़े मंदिरों का, भवनों का निर्माण करवा रहे थे। और जो मुस्लिम शासक आए थे वो लोग भी बड़े बड़े भवनों का, मंदिरों, मस्जिदों का निर्माण, मकबरों का निर्माण करवा रहे थे। एक तो अपना धन का, वैभव का प्रदर्शन कर रहे थे, और दूसरा लोगों के बीच में ये मैसेज देते थे कि मस्जिद का इम्पैक्ट, मस्जिद बनाते थे या मंदिर बनाते थे तो उनके बीच में ये मैसेज जाता था कि हम अल्लाह के नीचे हैं, हम उनके खलीफा हैं, और हमने ये मंदिर का निर्माण कराया है, हम अपनी जाति का विस्तार करेंगे, हम अपनी जाति का प्रचार प्रसार करेंगे। उसी प्रकार हिंदुओं में भगवान के बाद के स्थान को राजा लोग लेते थे, और अपना को सिद्ध करने के लिए, प्रजा उसको माने इसलिए मंदिरों का निर्माण करवा के प्रजा से प्रजा का प्रेम लेते थे। तो ये बात क्लियर हो गया। अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी मध्यकालीन इतिहास को। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इसको 2 भागों में बांटा गया है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है। मध्यकालीन भारत का इतिहास जो 750 ईस्वी से स्टार्ट होता है, और ये रखिए औरंगजेब की मृत्यु उपरांत। ऐसे तो 1857 तक मुगल का शासन चला है, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु उपरांत तक ही उसने बनाई का स्थापत्य कला का कार्य किया था। यानी 707 ईस्वी तक इसके कार्यकाल को हम मध्यकाल को बांटते हैं। तो सल्तनत कालीन, पहले तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी सल्तनत काल की जो प्रारंभ की शुरुआत हुई थी, उस समय किस किस आकृति की, किस किस बनावट की शुरुआत हुई थी। तो मैं सबसे पहले हिंदुओं की तरफ चली जाती हूँ। हम हिंदुओं के शासनकाल में, ये 1200 से भी पहले का है, महाबोधि मंदिर, ये हिंदू राजाओं ने बनवाया था। ये भी क्रम उसी समय का है, कहा जाता है मध्यकाल से ही इसका इतिहास वर्णन है। उसी प्रकार लिंगराजन मंदिर, इसका भी इतिहास वर्णन है, आपकी पुस्तकों में भी है। ये मध्यकाल के समय से ये विख्यात होने लगा था, इसका निर्माण हो गया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये सूर्य मंदिर जो 7 रथों का जो घोड़े वाला मंदिर है, ये इसकी शुरुआत 13वीं सदी में इस समय बन गई थी। ये मीनाक्षी और सुदेश्वर मंदिर, इसका भी निर्माण हो गया था। उसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब ध्यान दीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? सल्तनत का संस्थापक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गौरी का सेना नायक, उसका गुलाम, और सल्तनत में गुलाम वंश का संस्थापक। तो ये गुलाम वंश का संस्थापक जो था, जो दिल्ली का सबसे बड़ा मीनार बनाया था, वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने भी इसके निर्माण 1198 के आसपास इसका निर्माण कर दिया था। ये 1 मंजिला ही इसका बनाया था, ऐसे 5 मंजिला ये बिल्डिंग है। 1 मंजिला बना के इसका देहांत हो गया, तो इसके जो बाद का शासक था इल्तुतमिश, उसने इस कार्यक्रम को पूरा करवाया। यानी 5 मंजिला इमारत को बनाया और ये प्रदर्शित किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये बनाने का उसका एक ही मात्र उद्देश्य था कि अल्लाह का मैं पैगंबर हूँ और अल्लाह से मेरी सीधे बात हो, जिसके कारण इस मीनार का हम निर्माण कर रहे हैं। तो अल्लाह का वो दूत, वो खलीफा, लोग उसको माने, लोग उसको समझे, इसलिए उसने इसका निर्माण करवाया। अगली कक्षा में मैं कुतुब मीनार की आकृतियों में आपको दिखाऊंगी कि उसमें अरबी आलेख में बहुत कुछ, उसका जो पहला मंजिला है उसमें कुरान की बहुत सारी आयतें लिखी हुई हैं, यानी कि धर्म का प्रचार करना था। उसी प्रकार हमारे हिंदुओं में भी हिंदू मंदिरों के बड़े बड़े उनका भवन का बाहरी नक्शा जो है उसमें भगवान की आकृतियां हैं। हम हिंदू के कर्म कांड वहाँ पढ़ने थे, यानी कि हम लोग मंदिरों का जो हम देखते हैं विस्तार, उस जमाने में भी एक कंसेप्ट था कि अपनी जाति का, अपने लोगों का विकास करें और उनका स्नेह जीते, उनका प्रेम जीते, क्योंकि राजा तभी शासन कर सकता है जब उसके साथ प्रजा है, अन्यथा राजा राजा नहीं है। तो प्रजा का प्रेम कैसे मिलेगा? तो प्रजा किसको मानती है? तो प्रजा ईश्वर को मानती है। उसमें कॉन्सेप्ट आ गया था। हिंदू मूर्ति पूजा करते थे और मुस्लिम जैसे हैं वो अल्लाह की इबादत करते थे। यानी हर जाति में भगवान का एक सुप्रीम पावर का, एक अनुयायियों का और कॉन्सेप्ट समाज में आ गया था। अब अगली कक्षा में इसको मैं और समझाने का प्रयत्न करूंगी। आप लोग इसको समझें कि मुगल काल के इतिहास को 2 भागों में बांटा गया था। मुगल काल नहीं, ये जो मध्यकाल का इतिहास है। एक काल मध्यकाल में आया कौन? सल्तनत का, जिसमें सल्तनत लोगों के समय में जो जो विस्तार हुआ स्थापत्य कला का, भवनों का, उसकी जानकारी मिलेगी। दूसरा, मुगलों के समय में किस प्रकार का विकास हुआ। तो मुगल के समय को स्वर्ण युग कहा जाता है स्थापत्य कला का, क्योंकि यही वो समय है जब भारत में बहुत बड़े बड़े किले बने और भारत में ताजमहल का निर्माण हुआ, जो कि दुनिया का अजूबा है।
तो ये स्वर्ण युग कहा जाता है। ऐसे सभी युग स्वर्ण युग है, लेकिन इस युग को हम लोग स्वर्ण युग, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा पैसे खर्च भी हुए थे। अब अगली कक्षा में और भी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। आशा करती हूँ आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगेंगी और आप लोग इसे सीखिए, पढ़िए, क्योंकि हम लोगों को इसको जानकारी रखना चाहिए कि हमारे इतिहासकारों ने कितनी बारीकी से बातों को रखा है। इसको सोचिए कभी कि इसलिए मंदिरों का निर्माण होता था, मस्जिदों का निर्माण होता था और आज भी हम इसको मानते हैं, यानी वैभवता प्रदर्शन होता था, है ना। चलिए तब आगे बढ़ते हैं।